हेलो दोस्तों, एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है और आज मैं वातावरण के अन्य लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक में आज का हमारा वीडियो है वो है आवास। ठीक है, चलिए अपने वीडियो का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं। तो आज का प्रश्न क्या है दोस्तों, किसी जीव का परिवेश जहां वह रहता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आवास, ऑप्शन नंबर बी परिवेश, ऑप्शन नंबर सी ग्राम और ऑप्शन नंबर डी नगर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आज का सवाल, जिसका मैं उत्तर आपको कब दूंगा, वीडियो के एंड में दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक आवास। तो दोस्तों, अगर आवास की बात की जाए, अगर आवास का अर्थ क्या है या उसकी परिभाषा क्या है, तो एक सिंपल सी लाइन में अपन उसकी परिभाषा या उसके अर्थ को समझ सकते हैं कि सभी जीव जंतु जहां पे भी रहते हैं, है ना, जहां पे भी निवास करते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, आवास कहते हैं, है ना। बहुत सारे जीव जंतु समुद्र में रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु नदी में रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु तटीय में रहते हैं, तट में रहते हैं, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो हमारे कहाँ रहते हैं, वो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी हमारी, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, आवास के अंतर्गत आ जाएगा। और बात कर ले इसकी अलग अलग मनोवैज्ञानिक या अलग अलग जो इसकी परिभाषाएं जो अलग अलग लोगों ने दी हैं, उनमें अगर मैं बात करूं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार, तो उसके अनुसार वह भवन निर्माण जिसमें व्यक्ति निवास कर सकता है वह क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। ठीक है, तो वो हो गई हमारी उनके द्वारा। फिर जो हमारी उमा बर्नेट सेट है, उनके अनुसार क्या है कि जिस भी परिवेश में पर्यावरण का प्रभाव पाया जाए उसे क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं आवास के बारे में दी हैं। अगर मैं बात करूं आवास कितने प्रकार के होते हैं, तो आवास मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, है ना। आवास कितने प्रकार के होते हैं, तो आवास मुख्यतः होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है स्थलीय आवास और दूसरा होता है हमारा जलीय आवास। अगर मैं स्थलीय आवास की बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसमें वह जीव जंतु पाए जाते हैं जो स्थल में निवास करते हैं या जो स्थलीय क्षेत्र में क्या करते हैं, निवास करते हैं, या जिससे कह सकते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल रीजन। इस क्षेत्र में जो भी जीव जंतु निवास करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्थलीय आवासी कहते हैं। जो जल, समुद्र, नदी, है ना, तालाब, झील, इनमें निवास करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जलीय आवासी कहते हैं, है ना। या जलीय आवास उनका एक वो है जहां पे आवास करते हैं और उन जीवों को क्या कहा जाता है, जलीय आवासी कहा जाता है। अब मैं अगर बात करूं स्थलीय आवास की, तो स्थलीय आवास में दोस्तों क्या क्या आ सकता है हमारा, तो स्थलीय आवास में हमारा आ सकता है घासी स्थल। ठीक है, और क्या आ सकता है हमारा, पर्वतीय स्थल। अब ध्यान रखने वाली चीज क्या है, आपने अधिकतर देखा होगा जो घासी स्थल होते हैं या यहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, वह भूरे रंग के होते हैं, है ना। वहां पे क्या होता है, तो इनको क्या होता है, इनको ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवा का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं और शीत ऋतु में इनको ठंडी हवा एवं शुष्क हवा का सामना करना पड़ता है। तो घासी स्थल के जितने भी जीव जंतु होते हैं अधिकतर क्या होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। उनकी गति क्या होती है, तेज होती है ना। वहीं अगर मैं बात करूं पर्वतीय स्थल की, तो पर्वतीय स्थल में क्या होता है दोस्तों, पर्वतीय स्थल में अक्सर आपने देखा होगा जो पेड़ होते हैं वो ऐसे नुकीले होते हैं, है ना, ऐसे उनके स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर में वो पेड़ पाए जाते हैं। अब क्यों होते हैं ऐसे, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि हवा जो रहती है वो बहुत ही तेज
वेग से बहती है। तो इस चक्कर में वहां पे क्या होता है, ये त्रिकोण रूपी हम लोग को स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। तो वो हमारे किस में हो गए, पर्वतीय स्थल में। वहां के जीव जंतु की खासियत क्या होती है, उनकी जो भी चमड़ी होती है वो मोटी होती है ना, ताकि वो वहां पे क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा जो शीत ऋतु है वहां पे अपना बचाव खुद कर सके। उनके जो खुर होते हैं वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं और बड़े होते हैं, जिनसे उनको आसानी रहती है कि वो पर्वतीय स्थली में आराम से चढ़ आए, है ना। तो ये बात हो गई हमारी पर्वतीय स्थल और घासीय स्थल की। अगर मैं बात करूं जलीय आवास की, तो जलीय आवास में क्या आ सकता है दोस्तों, तो जलीय आवास में आ सकता है जो समुद्र में रहते हैं, है ना। और दूसरे क्या हो सकते हैं, जो तालाब एवं झील में रहते हैं। अब अंतर कहां आता है, जो समुद्र जल में निवास करते हैं वे जीव जंतु क्या होते हैं, वो लवणीय जल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। लवणीय जल, वहां समुद्र में हम जानते हैं लवणीय जल होता है, उस जल में नमक होता है ना। तो नमक की मात्रा अधिकता में पाई जाती है। तो उस जल में क्या करते हैं, वो उस जल में से जो भी ऑक्सीजन के लवण है ना, तो उसमें लोग क्या करते हैं, जो उसमें घुलित ऑक्सीजन रहती है उसका उपयोग करते हैं श्वसन के लिए, है ना। तो ये बात हो गई हमारे समुद्र जीवों की। अगर मैं बात करूं तालाब एवं झील में रहने वाले जो रहते हैं, तो अक्सर इनका जो पानी रहता है ये समुद्र की तुलना में ज्यादा मीठा होता है। इसके तो ये ज्यादा खारा पानी होता है और ये ज्यादा मीठा पानी होता है ना। तो इनमें जो जीव रहते हैं वो उस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जितने अलग अलग आवास है वहां पे अलग अलग जीव जंतु अपने अलग अलग तरीके से गुणों को या उनकी कैरेक्टरिस्टिक उन लोग डेवलप करते हैं, जिससे क्या होता है वो वहां पे सरवाइव कर सकते हैं लंबे समय के लिए। आपने ये भी चीज ध्यान में रखी होगी, देखी होगी कि जो पानी के अंदर रहते हैं जितने भी पेड़ पौधे है ना, इनमें क्या रहता है कि ये बहुत इनकी जड़ें बहुत ही ज्यादा मजबूत रहती हैं, है ना। इनका जो भी तना होता है वो क्या होता है, खोखला होता है, जिससे क्या होता है कि इनका जो भी तत्वों का पोषण है वो किस तरीके से हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। इसलिए इनका तनों का जो तने जो होते हैं वो खोखले होते हैं, है ना। अगर अब मैं बात करूं, ये सब तो बात हो गई हमारे जीव जंतु की। स्थलीय आवासी होते हैं, जलीय आवासी होते हैं। स्थलीय आवासी में घासीय स्थलीय होते हैं, पर्वतीय स्थलीय होते हैं, ठीक है। अगर जलीय आवास की बात करूं तो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु आ जाते हैं। तालाब एवं झील की बात करूं तो उनमें रहने वाले जीव जंतु आ जाते हैं। तो ये हो गई हमारी आवास में जीव जंतुओं की बात, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं पशु पक्षियों की बात। तो ये हो गई जीव जंतु की। अब बात कर लेते हैं पशुओं के विभिन्न आवासों के बारे में। तो दोस्तों अगर पशुओं के विभिन्न आवास की बात की जाए, है ना, पशुओं के विभिन्न आवास, तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहला आता है जो जल में निवास करते हैं। जल में निवास करते हैं, है ना, ऐसे जीव आ जाते हैं। जैसे हमारी मछली हो गई, है ना, ये सब किस में आ गए, मछली, हमारे अन्य प्रकार की जितनी भी प्रकार की मछलियां हैं, हमारा कछुआ हो गया, ये सब किस में आते हैं, जल में निवास करने वाले हमारे जीव जंतु या पशु हो जाते हैं। अगर हम बात करें स्थल में निवास करने की, स्थल या तल जो भी आप कह लें, स्थल या तल, यहां पे निवास करने वाले की, तो यहाँ पे आपको भिन्न भिन्न प्रकार के पशु देखने को मिल सकते हैं। जैसे हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, है ना, शेर हो गया, ठीक है, हिरण हो गया। इस प्रकार के आपको जीव यहाँ, पशु यहाँ पे मिल सकते हैं। अब तीसरा एक प्रकार होता है जिसे कहते हैं उभयचर। उभयचर ऐसे जीव, मतलब ऐसे जीव की अगर बात करें जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। ऐसे जीव की अगर बात करें जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उभयचर, या क्या कह सकते हैं इसको, एम्फीबियन। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं दोस्तों, इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं दोस्तों, तो इसके उदाहरण हो सकते हैं मेढक, ठीक है, मगरमच्छ। ये सब क्या होते हैं, ये ऐसे पशु या होते हैं जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में कभी कभी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि
निम्न में से कौन सी मछली नहीं है। ठीक है, वो क्या करते हैं, 3 मछलियों के नाम लिखते हैं और एक नाम लिख देते हैं उन लोग सिल्वर फिश का, या जिसे कहते हैं रजत मछली। तो देखिए इसमें आखिरी में मछली लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मछली है। ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि जो सिल्वर फिश है, सिल्वर फिश या जिसे हम कहते हैं रजत मछली, यह एक प्रकार का क्या है, कीड़ा है। यह एक प्रकार का कीड़ा है, ये किसी प्रकार की मछली नहीं है, ये एक प्रकार का कीड़ा है ना, जो पाया जाता है। इसलिए अगर जब भी कभी एग्जाम में पूछने, आपके एग्जाम में आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है, और अगर उसमें सिल्वर फिश या रजत मछली है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उसका उत्तर सही क्या होगा कि रजत मछली उनमें से एक प्रकार की मछली नहीं है, वह एक कीड़ा है। तो इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई पशुओं की। अगर मैं बात करूं पक्षियों की, तो अक्सर आपने देखा होगा कि पक्षियां जितने भी पक्षी हैं हमारे, वो क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं, है ना, घोंसले में अपना निवास करते हैं, वो अपने उसमें अंडे देते हैं, और जब तक उन अंडों से बच्चे जो हैं जब तक बड़े हो जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो घोंसला छोड़ के चले जाते हैं। अब इनसे जुड़े कुछ तथ्य हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। अगर इसमें सबसे पहले बात करें तो आ जाती है कोयल की। तो कोयल क्या करती है कि जो उसके अंडे रहते हैं वो क्या करती है, कौवे के घोंसले में रख देती है ना। जो कौवे होते हैं उनके घोंसले में कोयल क्या करती है, अपने अंडे रख देती है ना। और बात करें तो जो हमारी बाज होती है ना, बाज जो होती है वह सबसे ऊंचे पेड़ में अपनी क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है, और उसका घोंसला काफी बड़ा होता है। जब वह बाज अपना घोंसला छोड़ के चली जाती तब उस घोंसले पे क्या होता है, गिद्ध अपना कब्जा कर लेता है, गिद्ध उसमें अपना घोंसला बना लेता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा जो घोंसला है वो कौन बनाता है, चील बनाती है, और जब चील अपने घोंसले को छोड़ के चली जाती है तब उसमें क्या होता है, उसमें गिद्ध क्या करता है, अपना घोंसला बना लेता है। फिर बात करें दर्जन चिड़िया की, तो दर्जन चिड़िया वह चिड़िया होती है जो दो पत्तों को आपस में जोड़ती है और उसमें क्या कर लेती है, अपना आवास बना लेती है। फिर बात कर ले अगर कबूतर और गोरैया की, तो अक्सर देखा होगा आपने कि ये क्या करते हैं, हमारे घरों में भी ये अपना क्या कर लेते हैं, घोंसला बना के तैयार कर लेते हैं, है ना। तो ये ऐसे पक्षियों की कैटेगरी में आ जाते हैं जो अपना जो भी घोंसला है वो घरों में भी बना सकते हैं, हमारे घरों में भी बना सकते हैं। फिर आपने सुना होगा जुलाई चिड़िया या बीवर बर्ड की अगर मैं बात करूं, तो जुलाई जो चिड़िया होती है उसका जो भी घोंसला रहता है वो किस प्रकार दिखता है, वह लालटेन के आकार का दिखता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उल्लू जो होता है, उल्लू जो अपना घर बनाता है या घोंसला बनाता है, वो क्या बनाता है, वह पेड़ के खोखले भाग में बनाता है। जो भी पेड़ का खोखला हिस्सा रहता है वहां पे अक्सर आपको उल्लू का घोंसला देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गए हमारे पक्षियों के विभिन्न आवास, है ना, उनसे रिलेटेड अलग अलग तथ्य जो हमने देख लिए, जो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मनुष्यों के आवास के बारे में। तो अगर मनुष्यों के आवास की बात किया है तो मनुष्यों के 2 प्रकार के आवास होते हैं। पहला होता है स्थायी आवास, ठीक है, जिसे परमानेंट शेल्टर भी कहते हैं। दूसरा होता है अस्थायी निवास या अस्थायी आवास, जिसे टेम्पररी शेल्टर भी कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या हो जाता है, तो देखिए दोस्तों, स्थायी आवास वह आवास होता है जहां पे मनुष्य लंबे समय तक रुकता है ना, जहां पे वह ज्यादा अपना समय व्यतीत करता है, वो क्या हो जाता है, हमारे स्थायी आवास या परमानेंट शेल्टर। वहां पे उनकी दूसरी पीढ़ी या अगली पीढ़ी भी आके वहीं पे वहीं पे आवास करती है। तो ये तो हो जाएगा हमारे स्थायी आवास या परमानेंट शेल्टर के अंदर। अगर हम अस्थायी आवास की बात करें तो अस्थायी आवास आप देख सकते हैं टेंट, है ना, जितने भी टेंट अगर कहीं पे बना के लोग रह रहे हैं, है ना, ये सब किस में आ जाएंगे, ये हमारे टेम्पररी शेल्टर में आ जाएंगे कि कुछ दिनों के लिए मनुष्य वहां पे रहता है, उसके बाद वह उस जगह को छोड़ देता है, फिर दूसरी जगह चला जाता है, तो उसको टेम्पररी शेल्टर या अस्थायी आवास के अंतर्गत हम लोग काउंट करते हैं।
अब बात कर लेते हैं हम लोग कि ये तो हो गई आवास की बात। अब बात करते हैं कि परिवार के लिए आवास की आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत है परिवार को आवास की, उसके बारे में हम देख लेते हैं। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि परिवार के लिए आवास की क्या आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो है परिवार के लिए आवास की आवश्यकता। तो क्यों परिवार को आवास की आवश्यकता पड़ती है, तो ये कुछ निम्न बिंदु हैं जिन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर सुरक्षा की, तो देखिए दोस्तों, जो परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनको क्या है, आज के जीवन में सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। उस पे ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु होता है, या सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं बिंदु की बात करूं तो सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है जो एक आवासी व्यक्ति के लिए जरूरी है ना। उसको अपने परिवार की क्या करनी पड़ती है, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसको एक आवास का निर्माण करना पड़ता है, जिससे क्या रहे, उसके परिवार की सुरक्षा होती रहे। तो ये बात हो गई हमारे सुरक्षा की। फिर बात कर लेते हैं स्थायित्व की। स्थायित्व मतलब ज्यादा लंबे समय तक रुकना। तो देखिए दोस्तों, जैसा आप सुनते आ रहे हैं कि जो आदि मानव थे वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, वो घुमक्कड़ प्रकार के व्यक्ति थे। वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, विचरण करते रहते थे, इधर से उधर घुमा करते थे। तो सेम वही अगर बात करें स्थायित्व की, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे अब हमारा चेंजेस आ गए हैं, है ना, हम मॉडर्न कल्चर में आ गए हैं, है ना, तो उससे क्या होता है कि अब हमें एक जगह चाहिए जहां पे हम लोग परमानेंट रुक सकें, स्थायित्व अपना बरकरार रख सकें। ज्यादा हमें अब घूमने की या विचरण करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये बात आ गई। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, स्थायित्व की। फिर अगर बात कर ले अनुकूल वातावरण प्रदान करना, तो क्या होता है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह हमेशा ऐसे बार बार आना जाना करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपके स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ता है। किस तरीके से आपके स्वास्थ्य में फर्क पड़ता है, मान लीजिए आप सबसे पहले किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पे ज्यादा ठंड पड़ती है, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है ना, आपका जो शरीर है वो उस प्रकार से चीजों को एडॉप्ट कर लेगा। लेकिन फिर आप कुछ महीने वहां रुकने के बाद अगर ऐसी जगह पे चले गए जहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो जो आपका शरीर है वो क्या करेगा, इस तरीके से चेंजेस को क्या कर पाएगा, एडॉप्ट नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि आवास वहां पे होना चाहिए जहां पे अनुकूल वातावरण का प्रदान हो, है ना, मतलब वहां का जो वातावरण हो वो अनुकूल हो, है ना। इस तरीके से सब कोई रहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जब आप एक जगह पे रहना शुरू कर देते हो, धीरे धीरे आपको उसकी आदत लग जाती है। स्टार्टिंग में आपको उसकी आदत नहीं लगती, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसकी आदत लग जाती है। फिर अगर बात करें क्रियाशीलता की, तो क्रियाशीलता के अंतर्गत हम क्या देख लेते हैं, क्रियाशीलता के अंतर्गत जो आवास होता है वहां पे आप खाना, ठीक है, वस्त्र पहनना, नहाना, है ना, सोना, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, ये क्रियाशीलता के अंतर्गत आ जाएंगी। आप आवास में आराम से ये सारी चीजें कर सकते हैं। फिर अगर बात करूं सामाजिक प्रतिष्ठा की, तो देखिए दोस्तों, जो मानव होता है, मनुष्य जो होता है, मनुष्य की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो उसके घर या आवास के से ज्यादा अच्छे से लगाई जा सकती है ना। जिसका जितना अच्छा घर होता है, भव्य होता है, दिखने में सुंदर होता है, लोग उसकी समाज में ज्यादा प्रतिष्ठा करते हैं, समाज में उसकी ज्यादा वैल्यू रहती है। ये सामाजिक प्रतिष्ठा को भी क्या करता है, बढ़ाता है। तो आवास क्या करता है, सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। फिर अगर बात करें मनोरंजन की, तो आज के जमाने में हाँ मतलब बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो मनोरंजन का कार्य करती हैं, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा मनोरंजन या आनंद अगर किसी को कहीं पे आता है तो वो है हमारा आवास। आवास में ही सबसे ज्यादा आप मनोरंजन का जो कार्यक्रम है वो कर सकते हैं, या मनोरंजन का जिस तरीके से मनोरंजन को एंजॉय कर सकते हैं आप लोग, कहाँ पे, अपने आवास में कर सकते हैं। फिर बात करते हैं विश्राम की। तो देखिए दोस्तों, पूरे दिन की अगर आपने भागा दौड़ी कर ली हो, आप काम क्रियाशील है, आप काम करने आ रहे हैं, कहीं से लौट के आ रहे हैं, तो घर एक आवास एक ऐसी जगह जहाँ पे आप आते हैं, विश्राम करते हैं, है ना, अपने शरीर को आराम देते हैं। तो वो कहाँ पे हो सकता है, वो भी आवास में हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो परिवार के लिए जो आवास की आवश्यकता है वो इन विशेष बिंदुओं पे टिकी हुई रहती है। जैसे सुरक्षा हो गई हमारी, स्थायित्व हो गया हमारा, अनुकूल वातावरण प्रदान करना, क्रियाशीलता, सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखना, मनोरंजन के साधन देखना, विश्राम करना। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, हमारे परिवार के लिए आवास की आवश्यकता में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो
ये तो रहा हमारा आज का, हमने टॉपिक में आवास का देख लिया कि विभिन्न प्रकार के आवास होते हैं, कुछ स्थलीय आवास होते हैं, कुछ जलीय आवास होते हैं। जो जीव जंतु स्थलीय, कुछ जीव जंतु स्थल में निवास करते हैं, कुछ जीव जंतु जल में निवास करते हैं। फिर आते हैं हम पशुओं के बारे में, तो कुछ पशु होते हैं जो जल में निवास करते हैं, कुछ होते हैं जो थल में निवास करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों जगह करते हैं जिन्हें उभयचर कहते हैं या एम्फीबियंस भी कहते हैं। फिर हमने बात करी पक्षियों की कि हमने अलग अलग पक्षियों के अलग से जुड़े तथ्य देख लिए कि कौन सा पक्षी कहाँ रहता है, कौन सा पक्षी कहाँ रहना ज्यादा उसको प्रेफर रहता है, जहाँ उसको मजा आता है, या किस तरीके से वो अपना घोंसला बनाता है, किस तरीके से घोंसला उसका दिखता है। ठीक है। फिर हमने बात करी मनुष्यों के बारे में कि मनुष्य किस प्रकार के आवास में निवास करते हैं, है ना। कुछ उनके स्थायी निवास होते हैं, कुछ उनके अस्थायी निवास होते हैं जहाँ पे वह क्या करते हैं, आवास अपना धारण करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के हमारे आज आवास से रिलेटेड हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ठीक है। और जो सवाल मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था कि किसी जीव का परिवेश जहां वह रहता है कहलाता है, मैंने आपको ऑप्शन दिया था, ऑप्शन नंबर ए आवास, ऑप्शन नंबर बी परिवेश, ऑप्शन नंबर सी ग्राम और ऑप्शन नंबर डी नगर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आवास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो इसी आंसर के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा इसे लाइक करें, कमेंट करें और एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें एमपी परीक्षा ऐप।